नमस्कार। आपका स्वागत है कार्यक्रम सृजन में। आज हम मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मऊ में जन्मे एक अनुभवी सिरेमिक कलाकार, एक चित्रकार एवं प्रतिभाशाली लेखक से। इन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय कला जगत में दिया, बल्कि अपने लेखन कार्य से सबको अभिभूत कर दिया। आइए मुलाकात करते हैं श्री सीरज सक्सेना जी से। सीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सीरज भाई, पहले तो ये बताइए, मऊ से दिल्ली का जो ये आपका सफ़र है कला जगत का, वो कैसा रहा? महू में मेरा जन्म हुआ था 1974 में। महू में इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पिता सेना में थे, तो महू में उनकी पोस्टिंग थी, तो फिर इसलिए मेरा जन्म महू में हुआ। और उसके बाद फिर खरगोन में भी मेरा परवरिश हुई है। मैं 4th या 5th तक क्लास तक मैं खरगोन में भी रहा हूँ, तो वहाँ के निमाड़ की संस्कृति का भी एक अच्छा अनुभव रहा है अपने बालपन में। और फिर पूरा परिवार इंदौर चला आया, तो फिर आगे की पढ़ाई और उच्च शिक्षा भी इंदौर में ही हुई। शासकीय ललित कला संस्थान इंदौर से मैंने चित्रकला में स्नातक किया है। कला से लेखन में आप कैसे आए और अब तक कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं? लेखन का जो शुरुआत है वो हुई है पत्र लेखन से। अब चूंकि हमारा ननिहाल उत्तर प्रदेश में था, तो मेरी माँ काम करते हुए मुझे डिक्टेट करती थी और मैं उनकी तरफ से पत्र लिखता था, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को, मतलब मेरी मौसियों को, मामाओं को और नाना को। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एटा ज़िले में ननिहाल है, ग्राम बसंतपुर। वहाँ अभी भी हमारे मामा और हमारे नाना जी बड़े मुखिया थे वहाँ के। और दधियाल है मेरा अलीगढ़ के पास में, एक शाहपुर गांव है, वहाँ अभी भी एक हवेली है जहाँ अभी कोई रहता नहीं है, लेकिन मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ, क्योंकि मैं आजकल खुर्जा में रहता हूँ, तो वहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ आना जाना होता रहता है। और फिर इंदौर से फिर मैं चला गया था भोपाल 4 साल के लिए। वहीं मैंने मिट्टी को अपना माध्यम बनाया, और फिर वहाँ से फिर अपने दोस्तों को, देश में और विदेशों के दोस्तों को मैं पत्र लिखता था। और फिर जब वो जवाब आता था उनका, तो एक उपलब्धि सा एक महसूस होती थी कि यार ये, मतलब हमने जो शब्द लिखे हैं, जो भाव व्यक्त किए हैं पत्र में, उसका जवाब भी उसी माध्यम में आ रहा है। तो फिर वो लिखना मेरे व्यवहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश बन गया। आज भी मैं अपने दोस्तों को पत्र लिखता हूँ, हालांकि जवाब नहीं आते, वो फ़ोन पे बता देते हैं या ईमेल से या उससे। तो उस तरह से फिर वो पत्र लिखने से फिर लेखन की तरफ आया। और फिर भोपाल में रहते हुए मेरे जीवन में दूसरी कलाओं का भी प्रवेश हुआ, जैसे शास्त्रीय संगीत और साहित्य, कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक का भी प्रवेश उसी वक्त हुआ जीवन में। तो इसी दूसरी विधाओं से भी वहाँ संवाद शुरू हुआ। और लिखने में मुझे, डायरी लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा अधिकतर लेखन जब मैं यात्राओं पर होता हूँ, देश में या विदेश में, तो वहाँ की चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ कि कौन सी, किस गली में हम गए, किस संस्कृति को देख रहे हैं, क्या उनके परिधान हैं, क्या उनके खान पान हैं, कैसे लोकगीत हैं, कैसा शहर है, उसकी आधुनिकता कैसी है, ये सब मैं दर्ज करता रहता हूँ। तो दर्ज इसलिए भी करता हूँ कि लिखने से मुझे याद रहने में आसानी होती है। अदरवाइज़ हम किसी का नाम या किसी जगह का नाम या किसी स्थान का नाम हम सुनते हैं तो फिर मतलब मैं तो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं दर्ज कर लेता हूँ। तो वो मेरी जो आपने किताबों के बारे में पूछा, तो अभी तक 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से पहली किताब एक कवि हैं पीयूष दहिया, उनके साथ एक कलात्मक संवाद की एक किताब है, जिसका
शीर्षक है सिमिट सिमिट जल। ये तुलसीदास जी की एक चौपाई की एक पंक्ति है जो वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर से प्रकाशित हुई थी। और फिर दिल्ली आने के बाद जनसत्ता में रेगुलर पढ़ता था, क्योंकि वो बड़ा एक साहित्यिक सामग्री उसमें काफ़ी आती थी। खासकर उनका जो रविवारी पत्रिका होती थी, उसमें कृष्ण बलदेव वैद्य के लेख छपते थे, कृष्णा सोबती जी के कुछ टिप्पणी छपती थी, और अशोक वाजपेयी जी का कभी कभार स्तंभ, उनका बहुत प्रचलित स्तंभ था, वो छपता था। ये तो रविवार को होता था। और सोमवार से शनिवार तक उसमें एक स्तंभ आता था, दुनिया मेरे आगे, जिसमें मतलब छोटा स्तंभ होता था, जिसमें 700-800 वर्ड्स की एक छोटी कोई टिप्पणी होती थी। कभी कोई कवि लिखता था, कोई लेखक या कोई चित्रकार। तो वो एक अच्छी विविधता थी उसमें। तो उसको पढ़कर मैंने एक बार जनसत्ता के उस वक्त के संपादक और हमारे मित्र श्री ओम थानवी जी को मैंने एक टिप्पणी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उस पर मैंने एक लंबा उनको खत लिखा। वो खत ही कम से कम 6-7 प्रश्नों का था। तो जब उन्होंने वो खत पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सीरज जी आप भी लिखिए। जब आपने उस 700 वर्ड्स के बारे में आपने 3000 वर्ड्स का एक टिप्पणी लिखी है, तो आप में भी बहुत ही काबिलियत है, आप लिखिए। तो बड़े संकोच से फिर मैंने एक अपनी छोटी सी एक टिप्पणी उस वक्त लिखी थी, और वो फिर 2-3 दिन बाद प्रकाशित हुई। तो वही स्तंभ जिसको मैं बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ता था, उसमें अपना ही एक लेख पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो सिलसिला चलता रहा, तो महीने में 2 या 3 मेरे भी लेख उसमें छपने लगे। फिर ओम जी ने ही सुझाया कि जब ये बहुत सारे लेख प्रकाशित हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि इसको संकलित करके इसका एक संचयन बनना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत कम कलाकार या चित्रकार लोग हैं जो शब्दों में भी अपनी रुचि रखते हैं। तो ये सभी के लिए बड़ा रुचिकर रहेगा। तो फिर वाग्देवी प्रकाशन ने वो किताब भी आकाश एक ताल है इस नाम से प्रकाशित की। ये आकाश एक ताल है, एक हमारे भोपाल के कवि मित्र हैं प्रेम शंकर शुक्ल, उनकी कविता की एक पंक्ति है। तो दूसरी किताब ये फिर आकाश एक ताल है, जिसमें देश और विदेश की जो मेरी यात्राओं के दौरान टिप्पणियाँ थीं, उसका एक संकलन है। और फिर तीसरी किताब हुई जब बहुत सारी यात्राएं हो गई थी विदेशों की, तो उसकी डायरी का एक संचयन फिर बनाया। उसका शीर्षक है कला की जगहें, जो कि रजा फाउंडेशन ने उसको ग्रांट दिया और उन्होंने ही प्रकाशित की थी। संभावना प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। और फिर अभी हाल ही में कोविड के दौरान जब सब लोग हम घर में ही थे, तो हम पेंटिंग भी करते थे, कुछ कई लोगों से बातचीत भी होती थी फ़ोन पर, ईमेल से। तो एक मित्र थे हमारे, कवि मित्र, संपादक मित्र राकेश श्रीमाल, जो कि अब नहीं रहे, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया है। तो उन्होंने एक विचार मुझे दिया फ़ोन पर कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न भेजता हूँ ईमेल पर, और तुम लिखकर उसका जवाब दो, तो उसको हम एक किताब के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। तो वो मुझे हर हफ्ते एक प्रश्न भेजते थे और हर हफ्ते मैं उसका जवाब देता था, और वो काफ़ी अच्छी, करीबन 350-400 पृष्ठ की एक सुंदर किताब बनी है वो, जो कि सेतु प्रकाशन नोएडा ने प्रकाशित की है। उस किताब का नाम है मिट्टी की तरह मिट्टी। ये किताब 3 पार्ट्स में है। एक ही किताब है जिसमें चित्र, मिट्टी और जीवन। तो कुछ प्रश्न जो चित्र अध्याय में हैं वो पेंटिंग से रिलेटेड हैं, और मिट्टी नामक जो अध्याय है उसमें सिरेमिक्स कला को लेकर उनके प्रश्न हैं, और जीवन के बारे में अंतिम अध्याय है। वो भी बहुत अच्छी रुचिकर किताब है, किसी आर्टिस्ट की जीवन के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके नज़रिए के बारे में, उसके अनुभव के बारे में।
और कोविड के दौरान ही, चूँकि मैं एक बहुत ही पैशनेट साइकिलिस्ट भी हूँ और मैं गाज़ियाबाद का बाइसिकल मेयर भी रहा हूँ, तो कोविड के दौरान जब सब लोग घर में थे तो मुझे एक विचार आया कि क्यों ना जो जुझारू साइकिलिस्ट हैं, मतलब साइकिल जिनके लिए एक पागलपन है, उन लोगों से बात की जाए। तो हमने देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ 26 साइकिलिस्टों की एक सूची बनाई। सारे मित्र ही थे जी। और उनसे फिर लाइव वीडियो संवाद हमने मेरा रंग प्लेटफॉर्म पर उसको हमने बातचीत को दिखाया, जो कि हर 2 हफ्ते में एक बार होती थी। तो वो भी एक बहुत अच्छी श्रृंखला थी किस्से साइकिल के। तो फिर उसको ट्रांसक्राइब करके फिर मैंने जब लिखा तो उस लिखने में भी बड़ा मज़ा आया। और फिर संभावना प्रकाशन ने उसमें रुचि दिखाई और उस किताब को किस्से साइकिल के नाम से संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और कोविड जब ठीक हो गया, थोड़ा सा जब बाहर निकलने लगे, तो एक बार मैं साइकिल से प्रयाग शुक्ल जी के घर गया, जो कि नोएडा में, मतलब हम लंबी दूरी तय करते ही हैं। तो सुबह ही उनके घर पहुंच गया, तो उस वक्त कोई आता जाता भी नहीं था। सुबह 8 बजे ही उन्हें फ़ोन किया कि मैं आपके घर आ गया हूं। तो उन्होंने कहा, अरे आ गए हो तो फिर अच्छी धूप है, बाहर बगीचे में मिलते हैं। फिर वहाँ मिले, उन्होंने अपनी कुछ कविताओं के बारे में बताया जो उस वक्त वो लिख रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे, उसके बारे में बात हुई। तो उनको जब पता लगा कि मैं साइकिल से आया हूँ तो वो बड़े अचरज हुआ उनको कि आप इतनी दूर साइकिल से आ गए। तो मैंने कहा, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि साइकिल पर आप कुछ 10 कविताएं लिखिए बच्चों के लिए, और फिर मैं उस पर कुछ रेखांकन करता हूँ और इसको हम प्रकाशित करते हैं। तो उन्होंने सहर्ष इस अनुरोध को स्वीकार किया और 3 दिन में उन्होंने 10 कविताएं मुझे भेज दी, जिसके रेखांकन में शायद मुझे 1 महीना लगा, और तुरंत फिर उसको हमने प्रकाशित किया। तो वो भी एक बच्चों की किताब है, जो कि निःशुल्क वितरण के लिए ही हम लोगों ने प्रकाशित की थी। तो इस तरह से 6 किताबें अभी तक प्रकाशित हो गई हैं। और जो आने वाली किताबों में मेरा एक कविता संग्रह है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और एक और यूरोप की डायरी है यात्राओं की, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है यूक्रेन का। मैं जब ये युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन में, उसके तुरंत पहले ही मैं वहाँ 3 महीने था। अच्छा जी। और मेरे काफ़ी कलाकार मित्र हैं वहाँ, ग्राफिक आर्टिस्ट, सिरेमिक आर्टिस्ट, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, सिंगर्स। तो छोटे छोटे गांवों में भी जाना हुआ, जो जपरेशिया जो शहर है जहाँ एटॉमिक प्लांट था, जो नदी है, और निप्रो नदी का नाम है, बहुत बड़ी नदी है वो। उतनी बड़ी नदी मैंने कभी अपने जीवन में देखी नहीं थी। मतलब आप उसका एक अगर किनारे पे खड़े हैं तो दूसरा छोर उसका दिखाई नहीं देता है। और तो वो जो डायरीज मैंने लिखी थी अपने यूक्रेन प्रवास के दौरान, तो उसमें से कई जगहें या लोग और स्टूडियो जो मेरे दोस्तों के थे, वो अब 70% नष्ट हो चुके हैं। तो कुछ मेरे दोस्त जो यूक्रेन के कलाकार मित्र हैं, वो उन्हें भी पलायन करना पड़ा। तो कुछ पोलैंड चले गए हैं, कुछ स्पेन चले गए हैं, कुछ जर्मनी चले गए हैं, या लातविया, लिथुआनिया इधर चले गए हैं। तो वो जो मैंने दर्ज किया है, वो जो युद्ध के ठीक पहले की जो सुंदरता और उनका एक किस तरह का रहन सहन, समाज, ये सब मैंने बातें उसमें नोट की हैं। और हाल में अब तो खैर काफ़ी तनाव है, तो वो दर्ज है और उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वो यूक्रेन डायरी भी बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। जी। एक बार फिर आपको पीछे लिए चलता हूँ। एक फौजी का बेटा, अमूमन
कोई भी जो नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे उन्हीं की राह पे चलते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इस तरीके से। तो आप कला जगत में और लेखन में आपका क्या रुझान कैसा आया और घर से कैसा सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि उस समय तो ये चीज़ें थी कि कला जगत और लेखन कार्य एक उसको उस तरीके से उतना वो लिया नहीं जाता था। आज जी जी भी जी जी जी। वही हाल है, बट फिर भी उस ज़माने में तो हाँ, ज़्यादा था। आजकल के पेरेंट्स फिर भी जी। अपने बच्चों को कला और संगीत और और साहित्य से, हाँ। फोटोग्राफी, साहित्य या नृत्य या नाटक में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन उस वक्त तो अगर कोई बालक या बालिका तय करे कि मुझे संगीतकार बनना है या चित्रकार बनना है या शिल्पकार बनना है या फिर गायक बनना है, तो एज ए हॉबी तो ठीक है कि हमारा बेटा गाया, बेटी गाती है या एक बना लेते हैं कुछ, लेकिन यही करेंगे तो वो उसके लिए उतने उस वक्त के माता पिता शायद उतने तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह से कोई सरकारी नौकरी का ही लक्ष्य हुआ करता था। तो लेकिन चूंकि मेरे ग्रैंडफादर जिनका नाम था कुंवर बहादुर सक्सेना, तो अंग्रेज़ों ने उनको कुंवर की उपाधि दी थी और वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बहुत सक्रियता से एक्टिव थे। तो उनमें कुछ गुण थे, वो संगीतकार भी थे, वो बजा भी लेते थे, गा भी लेते थे, कुकिंग भी करते थे। और अलीगढ़ में उस वक्त हर साल नुमाइश लगती थी, अच्छा। मतलब एग्जीबिशन होती थी, जिसको आप आर्ट फेयर कह सकते हैं। उसमें तमाम तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट को दिखाते थे लोग जो काम करते थे उसमें। तो मेरे ग्रैंडफादर रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, लेकिन वो उनका कुछ आर्ट में उनकी दिलचस्पी थी, तो वो अपनी बनाई हुई कुछ कृतियाँ वहाँ पर अब क्राफ्ट की वो वहाँ पर डिस्प्ले करते थे। हालांकि उनसे मैंने इतना ज़्यादा सीखा नहीं, उनकी कृतियों को ज़रूर देखा है, किस तरह की लेकिन कृतियाँ शायद वो जीन्स में था, इसलिए वो मेरा रुझान कला की। वो कुछ कशीदाकारी करते थे, जैसे एक बॉटल है, कोई खाली बॉटल है, उसके अंदर वो कुछ बुनते थे, एक बेड बनाते थे, उस पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, एक वो मतलब सजावटी कुछ एक बहुत ही अच्छी, जो कि वो सिलाइयों से ही बनाई जाती थी, अच्छा, अंदर ही अच्छा। उसको गढ़ा जाता था। तो एक तरह का बहुत ही अच्छी स्किल्ड व्यक्ति थे वो। तो वो शायद जीन्स में रहा होगा, इसलिए मेरा रुझान कला की तरफ आया होगा। और जहाँ तक माता पिता की बात है, तो उन्होंने इतना मतलब शुरू में तो काफ़ी निराश हुए वो, लेकिन किसी भी तरह का कुछ दबाव नहीं उनकी तरफ से था। तो मैं अपनी ही इच्छा से भोपाल गया, वहाँ फिर आर्ट को थोड़ा और नज़दीक से और उसके विस्तार को जानने समझने का मौका मिला। और फिर दिल्ली भी आए, तो अपना ही तय किया हुआ था। अब खुर्जा गए हैं, वो भी अपना ही तय किया हुआ है। लेकिन इतने कुछ सालों में उनको भी थोड़ी बहुत जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उससे वो काफ़ी संतुष्ट रहते थे। जी। तो अब कुछ कविताएं हो जाए सूरज भाई। जी ठीक है, तो कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ जो मेरे कविता संग्रह में भी होंगी। तो कुछ 2-3 कविताएं हैं जो मैंने हाल ही में लिखी हैं मिट्टी के ऊपर। जी। और कुछ कविताएं मैंने संगीतकार, गायक मुकुल शिवपुत्र जी के ऊपर भी लिखी हैं। अच्छा। उनके व्यक्तित्व को देखने समझने के बाद उनके साथ भी मेरा एक काफ़ी अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा है, उनके साथ रहने का भी काफ़ी मौका मिला है। तो पहले मिट्टी की कुछ कविताएं सुनाता हूँ आपको। इस कविता का शीर्षक है पक कर आई मिट्टी। ये पात्र जब कच्चा था, मुलायम और कमज़ोर था। ये पात्र जब कच्चा था, मुलायम और कमज़ोर था, अब यह उच्च ताप पर पक कर आया है। उसकी खनखनाहट ही उसके अस्तित्व का संगीतमयी प्रमाण है। कितने ही हाथों से होकर गुजरा है यह पात्र पकने से पहले। उन सब हाथों की उम्र जोड़कर भी इस पात्र की आयु का
सही अनुमान लगाना मुश्किल है। पकी हुई मिट्टी अमर होती है। क्या बात है, क्या बात और एक कविता है जिसका शीर्षक है पटरा। है। कुछ सपाट लकड़ियों को जोड़कर बना एक चौकोर पटरा, चाक से उतारकर मिट्टी के कच्चे पात्र इसी पर रखे जाते हैं। धूप में सूखते हैं मिट्टी के कच्चे मुलायम पात्र। दिन ढलते ही इन्हें छत के नीचे रख दिया जाता है ताकि ओस का पानी चुपके से इन्हें फिर न कर दे नम। एक दिन में कई पटरे इन पात्रों से भर जाते हैं। शाम होते ही इन पात्रों को बनाने वाले कुम्हार अपने घर चले जाते हैं। अपनी छत के नीचे बिताते हैं रात। ऐसी कई रातें कई दिनों से बनता है हमारा जीवन एक कच्चे पात्र की तरह। समय के सूर्य में सूखता हम सबको मिलता है अपने अपने हिस्से का एक पटरा जीवन। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब खुर्जा जो शहर है उसमें आप अगर रहेंगे कुछ दिन तो आप देखेंगे कि शहर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनमें से 70% गतिविधियां मिट्टी की गतिविधियां हैं। कोई कच्ची मिट्टी लेकर आ रहा है, कोई कच्चे केमिकल्स लेकर आ रहा है। तो वो भी एक जो 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 भी मैं लिखता हूँ एक्चुअली वो देखने का ही एक तरह का रिएक्शन है। तो इस कविता का शीर्षक है पकने चली मिट्टी। अच्छा। यह मिट्टी ही तो है जो गमलों, प्यालों, प्लेट, खिलौनों आदि का रूप ले रचती है एक उपयोगी अर्थ। अब वह पकने चली है उच्च तापमान पर। अपने जीवन में नहीं देखा किसी को इतने उच्च ताप पर पकता। पकने के बाद मिट्टी की खनक से आती है तीव्र सा की ध्वनि। पकने से पहले हर पात्र मंद स्वर में कराहता है। मिट्टी को कितना कमज़ोर और मुलायम समझती है आदमी की अभिलाषा। पर आदमी के मिट जाने के सदियों बाद भी मिट्टी ही उसकी सभ्यता, हुनर और सौंदर्य दृष्टि को बचाए रखती है एक प्रमाण की तरह। जिस आधुनिकता पर मनुष्य इठलाता है वह अपनी ही बनाई पीढ़ी के सामने खो देती है अपनी सार्थकता। जब हर जीव की मिट्टी में मिल जाती है फिर भी मिट्टी पर आदमी की आस्था इतनी कम क्यों है? क्या? इसमें एक प्रश्न है। जी जी जी। ये कविता है एक शाम को देखते हुए लिखी थी। एक परिचित शाम, कितनी अपरिचित है यह शाम, कितनी रहस्यमयी लग रही है यह ढलती शाम। कितनी अपरिचित है यह शाम, कितनी रहस्यमयी लग रही है यह ढलती शाम। कितना साफ दिख रहा है यह होना, दिन के कैनवास का रंग सूख कर बन रहा है शाम। किसी निरर्थक पूर्णता के एहसास का शोर फैल रहा है इस शाम। धीरे धीरे धुंधली होती हुई रोशनी अंधेरे में बदलती है इस शाम। मानो रोशनी ही अपना रूप बदलकर अंधेरे में अरूप हो रही है। शाम को इतने करीब से जैसे पहली बार देख रहा हूँ। मन की आँखों के सामने फैले इस फीके दृश्य में पिरोता हूँ तुम्हारी उपस्थिति का रसायन। पलकों पर अब वयस्क हो रही है शाम। शाम अब एक प्रेम स्वप्न में ढल रही है। क्या? क्या? अब ये कुछ छोटी 3 कविताएं हैं जो मुकुल शिवपुत्र जी के लिए हैं। इसका शीर्षक है आवाज़। अपने एकांत के सारे बिखरे टुकड़ों को सहेज कर
अपने एकांत के सारे बिखरे टुकड़ों को सहेज कर वे समय में बिखेर देते हैं। एक साधु की तरह बैठ वे कहते हैं, आवाज़ ही मेरी देह है। वाह। दूसरी कविता है, उसका भी शीर्षक है आवाज़। एक साधु है जो कंधे पर झोला टांगे बीत रहा है। उलझे बाल व दाढ़ी उसके चेहरे पर तेज से चमकते हैं। नर्मदा का यह साधु बरसों से घूम रहा है। नदी का बहाव उसका गंतव्य है। पानी में अपनी आवाज़ को प्रवाहित करता है शिवपुत्र। ये कविता है, इसका शीर्षक है मिश्र कल्याण। ये भी मुकुल शिवपुत्री जी के लिए है। नर्मदा से कुछ नीर, नौका से कुछ डगमगाहट, धुएं से कुछ फकीरी, अतीत से कुछ पीड़ा, देवताओं से कुछ हंसी, समय से कुछ अवसाद, हाथों से कुछ रस, स्त्री से कुछ लय और सौंदर्य, माँ से कुछ धैर्य, मन से कुछ जिद, कली से कुछ मादकता, पैरों से कुछ भ्रमण, पिता से कुछ स्वर, भाषा से कुछ छंद, अर्थ से कुछ मृत्यु आदि मिश्र कर वे गाते हैं, कल्याण करते हैं। अच्छा है, बहुत। एक कविता है जो इसका शीर्षक है पिता। जो शहर पिता की रगों में दौड़ता रहा, अब भी दौड़ रहा है। पिता अब नहीं हैं, वे होते तो देखते शहर की तेज होती गति, विस्तार और उसके गंतव्य की भ्रामक तस्वीर। छोटे कस्बों से आए युवा नागरिक माइग्रेट पक्षियों की तरह छोटे छोटे समूहों में पूरे शहर में बिखरे हैं। उनकी दिशाहीन युवा उपस्थिति से विचलित है शहर की मध्यम बयार। पिता होते तो हर शाम अपनी छत पर बैठ ठहरे नीले आकाश को बिना विचलित किए सफ़ेद बगलुओं के एक छोटे झुंड को हर शाम घर लौटता हुआ देखते। अपने सफ़ेद कुर्ते पायजामे में बैठे पिता उस बेआवाज़ उड़ान को अपनी बूढ़ी आँखों से छूते और दो गहरी सांस लेकर अपने साह पर ठहरे अर्जित जीवन और अनुभव को अपनी प्रोण होती देह से महसूस करते। रसोई से आती कुकर की सीटी उनकी स्मृति को स्पर्श कर जगाती। एक स्वाद का संसार जिसकी आहट उन्हें एक पुकार की तरह सुनाई देती। वे उत्साह से भर उठते। माँ उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा का संकेत देकर रसोई में व्यस्त होती। टीवी के सामने बैठे पिता सुनते हैं बाजार, समाचार व नाटकों से बाहर आती भाषा का बर्ताव और उसके अर्थ की दिशा। अपने ठहरे वर्तमान में पिता बहाते हैं समय। रिमोट पर उनकी उंगलियां जप रही हैं समय के लिए प्रार्थना गीत। तो ये पिता की अनुपस्थिति पर कविता है ये। एक कविता है जो मैंने पोलैंड में लिखी थी, तो इसमें कुछ दृश्य हैं, कुछ कल्पना है, उसका एक मिश्रण है। पोलैंड के जो दक्षिण पोलैंड है, जहाँ जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया की बॉर्डर मिलती हैं, वहाँ एक शहर है बोलेस्लावियत्स। जैसे खुर्जा शहर है जहाँ सिरेमिक्स का कारोबार होता है,
तो वहाँ पर भी बोलेस्लावियत्स में सिरेमिक्स की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। तो वहाँ भी एक इंटरनेशनल सिरेमिक सिम्पोजियम में मैं काफ़ी लंबे समय रहा था, तो उस वक्त ये वहाँ लिखी थी। और वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है बुब्र। अच्छा। तो बुब्र के किनारे, इस पतली नदी के किनारे खेल रहे हैं बच्चे। कुम्हार माँ अपनी बच्ची को सिखा रही है भाषा और चलना। बेंच पर बैठा एक स्पानी कलाकार पढ़ रहा है एक लंबी कहानी। छोटे पक्षी व्याकुल हैं फुदकते इधर उधर। चीनी मिट्टी के शिल्प सूख कर पा चुके हैं त्वचा। भट्टी में पक रहा है कोई चीनी मिट्टी का पात्र। दूध और सब्जियां लेकर तुम आई हो। नीली आँखें तुम्हारे चश्मे के पार से भेद रही हैं यहाँ पसरा मौन। समय पर बज उठती है गिरजाघर से प्रार्थना की घंटी। देर रात तक ठहरती है यहाँ शाम। भोर को पल भर का भी चैन नहीं। इस जल्दी होती सुबह और देर से आती शाम के बीच। बुब्र के किनारे तुम्हारे आंगन में रखे मेरे सफ़ेद शिल्प छूते हैं मिवोश के कुछ शब्द। और बाकी कविताएं आपको कविता संग्रह में पढ़ने को मिलेंगी। जी, आपकी कविताएं सुन के मतलब मैं उसको जिस तरह से कोरे कैनवस पे चित्र आप उकेरते हैं उसी तरह से महसूस कर रहा था, क्योंकि एकदम सिंपल सहज और बहुत सरल स्वभाव की ये सारी कविताएं आपकी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपका जो संग्रह है जी वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा। जी जी ज़रूर। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीरज भाई। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर किसी दिन बैठेंगे और कविताओं के साथ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। आपको भी और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।